नमस्कार दोस्तों, मैं कुशल पाल तथास्तु क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी कौन सा है? मेडिवल हिस्ट्री। और मेडिवल हिस्ट्री में हमारा टॉपिक रहेगा गुलाम वंश। और गुलाम वंश में हमने किया तो मसूद शाह तक, और मसूद शाह के बाद शासक बना था नासरुद्दीन महमूद। तो आज से हम शुरुआत करते हैं नासरुद्दीन महमूद से। तो अब है नासरुद्दीन महमूद के बारे में। नासरुद्दीन महमूद ये बलबन का दामाद था। नासरुद्दीन महमूद बलबन का दामाद था। नासरुद्दीन महमूद बलबन का दामाद था। और यहां से जो क्वेश्चन आता है वो है, कुरान की प्रतिलिपियां बेचकर, कुरान की प्रतिलिपियां बेचकर, कुरान की प्रतिलिपियां बेचकर नासरुद्दीन महमूद कुरान की प्रतिलिपियां बेचकर अपना निर्वाह करता था। अपना निर्वाह करता था। तो ऐसा शासक जो पूरा कुरान की प्रतिलिपियां बेचकर अपना निर्वाह करता था वो कौन था? नासरुद्दीन महमूद। नासरुद्दीन महमूद। और नासरुद्दीन महमूद की अचानक मृत्यु हो गई। अचानक मृत्यु हो गई। यानी कि इसकी असामयिक मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु के पश्चात नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु के पश्चात अगला शासक बना बलबन। अगला शासक कौन बना? बलबन। तो अगला शासक है हमारा बलबन। बलबन के बारे में लिखो आगे। बलबन तीसरा गुलाम शासक। तीसरा गुलाम शासक। तीसरा गुलाम शासक बलबन। और बलबन को गुलामों के गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलामों के गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलामों के गुलामों का गुलाम, या दासों के दासों का दास भी किसको कहा जाता है? बलबन को कहा जाता है। देखो एक बार इसके बारे में। हमने पहले पढ़ा था मोहम्मद गोरी के बारे में। जो मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि पहला गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, यानी कि दूसरा गुलाम शासक। और इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन। बलबन यानी कि तीसरा गुलाम शासक। तो गुलामों का गुलाम तो कहा जाता है इल्तुतमिश को, और गुलामों के गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है? बलबन को। तो यानी कि अगर दो बार गुलाम शब्द आए तो उसका आंसर होगा इल्तुतमिश। अगर तीन बार गुलाम शब्द आए तो उसका उत्तर होगा बलबन। यानी कि दासों के दासों का दास या गुलामों के गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है? बलबन को कहा जाता है। बलबन ने तुर्कान-ए-चिहलगानी संगठन को समाप्त किया। तुर्कान-ए-चिहलगानी संगठन को समाप्त किया। तुर्कान-ए-चिहलगानी संगठन को समाप्त किया। तुर्कान-ए-चिहलगानी संगठन को समाप्त किसने किया? तुर्कान-ए-चिहलगानी संगठन यानी कि चालीसा दल की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने। और तुर्कान-ए-चिहलगानी संगठन यानी कि चालीसा दल को समाप्त किसने किया?
बलबन ने समाप्त किया। किसने समाप्त किया? बलबन ने समाप्त किया। बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथाएं चलाई। सिजदा और पैबोस प्रथाएं चलाई। सिजदा और पैबोस प्रथाएं चलाई। सिजदा प्रथा, राज दरबार में प्रवेश करते ही राजा की तरफ झुकना, वो कौन सी प्रथा है? प्रथा है वो है भाई सिजदा प्रथा। कौन सी प्रथा है? सिजदा प्रथा। और घुटने के बल बैठकर राजा के पांव चूमना, घुटनों के बल बैठकर राजा के पांव चूमना, वो कौन सी है? यह है पैबोस प्रथा। तो सिजदा और पैबोस प्रथा, एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी में कई बार पूछा गया, एसएससी में कई बार पूछा गया, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिजदा और पैबोस प्रथा किसने चलाई थी? बलबन ने चलाई थी। किसने चलाई थी? ये बलबन ने चलाई थी। सिजदा और पैबोस प्रथा। सिजदा यानी कि राज दरबार में प्रवेश करते ही राजा की तरफ झुकना, और पैबोस प्रथा है घुटनों के बल बैठकर राजा के पांव चूमना। ये कौन सी प्रथा है? पैबोस प्रथा। बलबन ने राजतव के दैवीय सिद्धांत को अपनाया। राजतव के दैवीय सिद्धांत को अपनाया। यानी कि डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। राजतव के दैवीय सिद्धांत को अपनाने वाला शासक कौन था? बलबन। तो राजतव का दैवीय सिद्धांत बलबन ने, ताकि इसका विरोध ना हो, इसने जनता में कहा जो शासक होता है पहले तो वो सत्य और न्यायप्रद होता है और भगवान का प्रतिनिधि होता है। अगर शासक का विरोध करोगे तो भगवान का विरोध हो जाएगा। तो राजतव के दैवीय सिद्धांत के अनुसार बलबन ने अपने आप को क्या घोषित किया? भगवान का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, शैडो ऑफ गॉड, भगवान की परछाई अपने आप को घोषित किया। किस सिद्धांत के अनुसार? राजतव के दैवीय सिद्धांत के अनुसार। तो इसने जनता में कहा कि जो एक शासक होता है सत्य और न्यायप्रद होता है। अगर आप शासक का विरोध करो, और शासक क्या? भगवान का प्रतिनिधि होता है। अगर आप शासक का विरोध करोगे तो ये क्या है? भगवान का विरोध होगा। ताकि इसका विरोध ना हो, इस वजह से इसने राजतव के दैवीय सिद्धांत को अपनाया था। और राजतव के दैवीय सिद्धांत के अनुसार इसने अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि घोषित किया। तो जिस टाइप से क्वेश्चन पूछने, देखो, नियामत खुदाई किस शासक को कहा जाता है? नियामत खुदाई, इसका अर्थ भी यही होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, शैडो ऑफ गॉड। यानी कि किस शासक को नियामत खुदाई कहा जाता है? बलबन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बलबन को कहा जाता है। दूसरा शब्द है नवाब खुदाई। किस शासक को नवाब खुदाई कहा जाता है? बलबन को कहा जाता है। इसका भी यही अर्थ है सेम। तो नियामत खुदाई किस शासक को कहा जाता है? बलबन को कहा जाता है। नवाब खुदाई किसको कहा जाता है? बलबन को कहा जाता है। और तीसरा शब्द है जिले इलाही। जिले इलाही, तो किस शासक ने अपने आप को नियामत खुदाई घोषित किया, या किस शासक को नियामत खुदाई कहा जाता है? बलबन को। नवाब खुदाई किसको कहा जाता है? बलबन को। जिले इलाही किसको कहा जाता है? बलबन को। और बलबन ने अपने आप को शैडो ऑफ गॉड, किस शासक ने अपने आप को भगवान की परछाई घोषित किया? बलबन ने। शैडो ऑफ गॉड, भगवान की परछाई, बलबन ने। और बलबन ने जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बलबन का, वो है किस शासक ने लो एवं रक्त की नीति चलाई थी? बलबन ने। बलबन ने विरोधियों को सजा देने के लिए, दोषियों को सजा देने के लिए एक पॉलिसी बनाई थी, एक नीति चलाई। वो कौन सी है?
कठोर नीति कहा जाता है जिसको, लो एवं रक्त की नीति कहा जाता है जिसको। इसने कहा राज्य में शासन स्थापित करने के लिए अगर खून खराबा भी करना पड़े तो कर देना। तो यही इसकी पॉलिसी कौन सी थी, लो एवं रक्त की नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। तो ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लो एवं रक्त की नीति किसने चलाई थी, लो एवं रक्त की नीति, लो एवं रक्त की नीति। तो लो एवं रक्त की नीति बर्बन ने चलाई थी। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, लो एवं रक्त की नीति किसने चलाई थी, बर्बन ने चलाई थी। लो एवं रक्त की नीति को ही कठोर नीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कठोर नीति कहा जाता है। लो एवं रक्त की नीति को ही कठोर नीति कहा जाता है। तो एक बार इसके ऊपर पॉइंट को दोबारा रिपीट करते हैं इसके वजह को। बलबन तीसरा गुलाम शासक, गुलामों के गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है, बलबन को कहा जाता है। तुर्काने चिहलगानी संगठन यानी कि चालीसा दल को समाप्त किसने किया, बलबन ने। शुरुआत किसने की थी, इल्तुतमिश ने। सिजदा और पैबोस प्रथा किसने चलाई, बलबन ने चलाई। राजतत्व के दैवीय सिद्धांत को अपनाने वाला शासक कौन था, बलबन। और राजतत्व के दैवीय सिद्धांत के अनुसार इसने अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि घोषित किया, भगवान का प्रतिनिधि घोषित किया, भगवान की परछाई घोषित किया। तो किस शासक को नियामत खुदाई कहा जाता है, बलबन को कहा जाता है। नवाब खुदाई किसको कहा जाता है, बलबन को कहा जाता है। जिल्ल इलाही किसको कहा जाता है, बलबन को कहा जाता है। और लो एवं रक्त की नीति भी किसने चलाई थी, बलबन ने चलाई थी। लो एवं रक्त की नीति भी किसने चलाई थी, बलबन ने चलाई थी। लो एवं रक्त की नीति भी किसने चलाई थी, बलबन ने चलाई थी। इसके बाद है बलबन ने नवरोज उत्सव की शुरुआत की, नवरोज उत्सव की शुरुआत की। बलबन ने नवरोज उत्सव की शुरुआत की। जो फारसी होते हैं उनका हैप्पी न्यू ईयर, उसको क्या कहा जाता है, नवरोज। तो नवरोज उत्सव की शुरुआत करने वाला शासक कौन था, बलबन। यानी कि बलबन, फारसी रीति रिवाजों को बढ़ावा देने वाला शासक कौन था, बलबन। बलबन ने नवरोज उत्सव की शुरुआत की। नवरोज उत्सव यह फारसी रीति रिवाजों पर आधारित था, फारसी रीति रिवाजों पर आधारित था, फारसी रीति रिवाजों पर आधारित था। यानी कि फारसी रीति रिवाजों पर आधारित नवरोज उत्सव की शुरुआत किसने की थी, बलबन ने। अर्थात फारसी रीति रिवाजों को बढ़ावा देने वाला शासक कौन था, बलबन। फारसी रीति रिवाजों को बढ़ावा देने वाला शासक कौन था, बलबन। और बलबन ने दो विभागों की स्थापना की, दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज यानी कि सैन्य विभाग की स्थापना किसने की थी, बलबन ने। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना किसने की थी, बलबन ने। और एक है दीवाने बर्द, दीवाने ब्रीद, दीवाने ब्रीद यानी कि जासूसी विभाग की स्थापना भी किसने की थी, बलबन ने। जासूसी विभाग की स्थापना भी किसने की थी, बलबन। तो नवरोज उत्सव की शुरुआत करने वाला शासक कौन था, बलबन। और नवरोज उत्सव किस पर आधारित था, फारसी रीति रिवाजों पर आधारित था। अर्थात फारसी रीति रिवाजों को बढ़ावा देने वाला शासक कौन था, बलबन। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, तो सैन्य विभाग की स्थापना किसने की, बलबन ने। दीवाने बरीद जासूसी विभाग की स्थापना भी किसने की, बलबन ने। और बलबन के बाद हरियाणा से भी एक क्वेश्चन आता है बलबन का। मेवात के जंगलों में आग लगवाने वाला शासक कौन था, तो बलबन। तो यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एचएसएससी में कई बार रिपीट हो चुका है। पर क्वेश्चन है मेवात से अराजकता समाप्त करने के लिए, मेवात से अराजकता समाप्त करने के लिए, मेवात से अराजकता समाप्त करने के लिए
मेवात से अराजकता समाप्त करने के लिए बलबन ने मेवात के जंगलों में आग लगवाई। मेवात के जंगलों में आग लगवाई। मेवात के जंगलों में आग लगवाई। तो ये हरियाणा से क्वेश्चन है। मेवात के जंगलों में आग किस शासक ने लगवाई थी? बलबन ने। तो मेवात से अराजकता समाप्त करने के लिए मेवात के जंगलों में आग किस शासक ने लगवाई थी? बलबन ने लगवाई थी। और हरियाणा से एक क्वेश्चन और है बलबन का। बलबन ने गोपालगिरी दुर्ग का निर्माण करवाया। गोपालगिरी दुर्ग का निर्माण करवाया। गोपालगिरी दुर्ग का निर्माण करवाया। गोपालगिरी दुर्ग कहां है? गुरुग्राम के। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गोपालगिरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बलबन ने। गोपालगिरी दुर्ग कहां है? गुड़गांव के अंदर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और बलबन के बाद अगला शासक बना भाई कैकुवाद। अगला शासक कौन बना भाई? कैकुवाद। बलबन के बाद अगला शासक बना कैकुवाद। अगला शासक बना कैकुवाद। कैकुवाद का सेनापति। कैकुवाद का सेनापति। कैकुवाद का जो सेनापति था वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और कैकुवाद लकवाग्रस्त हो गया। कैकुवाद लकवाग्रस्त हो गया। कैकुवाद के लकवाग्रस्त होने के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सिंहासन पर किसको बिठाया? इसके लड़के शमसुद्दीन कैमूर्स को। शमसुद्दीन कैमूर्स। शमसुद्दीन कैमूर्स को। शमसुद्दीन कैमूर्स को। कैकुवाद का सेनापति कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कैकुवाद लकवाग्रस्त हो गया। कैकुवाद के लकवाग्रस्त होने के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गद्दी पर किसको बिठाया? शमसुद्दीन कैमूर्स को। यानी कि कौन था? कैकुवाद का लड़का था शमसुद्दीन कैमूर्स। और इसकी उम्र थी 3 वर्ष। 3 वर्षीय। 3 वर्षीय शमसुद्दीन कैमूर्स को सिंहासन पर बैठाया गया। और शमसुद्दीन कैमूर्स से जो क्वेश्चन आता है ये इंपॉर्टेंट। गुलाम वंश का अंतिम शासक। गुलाम वंश का अंतिम शासक। गुलाम वंश का अंतिम शासक। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक था भाई शमसुद्दीन कैमूर्स। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मौका देखकर कैकुवाद और शमसुद्दीन कैमूर्स दोनों की हत्या कर दी और किस वंश की स्थापना की? खिलजी वंश की स्थापना की। तो गुलाम वंश से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर्स। किसी बुक में शमसुद्दीन कैमूर्स मिलेगा आपको, ट्यूमर्स या शमसुद्दीन कैमूर्स। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन कैमूर्स
और शमसुद्दीन कैमूर की हत्या उसके सेनापति जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की और किस वंश की स्थापना की? खिलजी वंश की स्थापना की। तो अगला हमारा जो हेडिंग है वो बनेगा खिलजी वंश, यानी कि हमारा जो टॉपिक है अगला वो है खिलजी वंश के बारे में। कौन सा है? वो है खिलजी वंश। तो गुलाम वंश समाप्त। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है खिलजी वंश। वो कौन सा है? खिलजी वंश। खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के संस्थापक खिलजी वंश के संस्थापक खिलजी वंश के संस्थापक खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से एक हरियाणा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये कैथल का इक्तेदार था। कैथल का इक्तेदार। कैथल का इक्तेदार। तो कैथल का इक्तेदार कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कैथल का इक्तेदार कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किलोखरी शहर की स्थापना की। दिल्ली के अंदर पड़ता है किलोखरी। किलोखरी शहर की स्थापना की। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किलोखरी शहर की स्थापना की। किलोखरी शहर की स्थापना की। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से वो है सल्तनत काल में शासन करने वाला सबसे उम्रदराज शासक। सल्तनत काल में शासन करने वाला सबसे उम्रदराज शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 17 साल की उम्र में शासक बना था ये। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सल्तनत काल में शासन करने वाला सबसे उम्रदराज शासक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और ये 17 साल की उम्र में शासक बना था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है ये प्रशासन में दखल अंदाजी पसंद नहीं करता और एक व्यक्ति ने इसके प्रशासन में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उसको हाथी के पांव तले सुलवा दिया। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी प्रशासन में दखल अंदाजी पसंद नहीं करता था। तो प्रशासन में दखल अंदाजी के कारण प्रशासन में दखलंदाजी के कारण जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ईरान के सूफी संत सिद्दी मौला को हाथी के पांव तले कुचलवा दिया। हाथी के पांव तले कुचलवा दिया। तो प्रशासन में दखलंदाजी पसंद नहीं करता था और ईरान के संत सिद्दी मौला ने उसके प्रशासन में दखलंदाजी करने की कोशिश की
तो ईरान के संत सिद्दी मौला को हाथी के पांव तले कुचलवा दिया। किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल के दौरान मंगोल शासक उलुग खां और 2000 मंगोल सैनिकों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया और वो दिल्ली के समीप मुगलपुरी में, जिसको मंगोलपुरी भी कहा जाता है, आकर रहने लगे, जिन्हें नवीन मुसलमान कहा जाता है, जिन्हें नवीन मुसलमान कहा जाता है। तो एक बार और रिपीट करते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये कैथल का इक्तदार था, हरियाणा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। और किलोखरी शहर की स्थापना की। किलोखरी शहर पड़ता है दिल्ली के अंदर। और सल्तनत काल में शासन करने वाला सबसे उम्रदराज शासक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 70 साल की उम्र में ये शासक बना था और प्रशासन में दखलंदाजी पसंद नहीं करता था। और ईरान के संत सिद्दी मौला ने प्रशासन में दखलंदाजी करने की कोशिश की तो उसको हाथी के पांव तले कुचलवा दिया। तो उसको हाथी के पांव तले कुचलवा दिया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल के दौरान, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल के दौरान, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल के दौरान मंगोल शासक उलुग खां तथा 2000 मंगोल सैनिकों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। तो दिल्ली के समीप मुगलपुरी यानी कि मंगोलपुरी में आकर रहने लगे, जिन्हें नवीन मुसलमान कहा जाता है, जिन्हें नवीन मुसलमान कहा जाता है, जिन्हें नवीन मुसलमान कहा जाता है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल के दौरान मंगोल शासक उलुग खां और 2000 मंगोल सैनिकों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया और दिल्ली के समीप मुगलपुरी में, जिसको मंगोलपुरी भी कहा जाता है, मंगोलपुरी में आकर रहने लगे, जिन्हें नवीन मुसलमान कहा जाता है, जिन्हें नवीन मुसलमान कहा जाता है। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और इसके बाद अगला शासक कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी। अगला शासक कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी।
तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल के दौरान मंगोल शासक उलूग खां तथा 2000 मंगोल सैनिकों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया और दिल्ली के समीप मंगोलपुरी में, जिसको मुगलपुरी भी कहा जाता है, वहां पर आकर रहने लगे, जिन्हें नवीन मुसलमान कहा जाता है। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तो बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।